जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है दिव्यांक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अंकित ज्ञानचंदानी क्लासेस। दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। मैं बहुत बढ़िया हूं और आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे और मन लगाकर अपनी मस्ती भी पूरी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने दो कॉन्सेप्ट सीखे थे। एक का नाम था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और दूसरे कॉन्सेप्ट का आपका नाम था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। तो उसके बेसिस पर अपने को कुछ क्वेश्चंस करने थे। कुछ क्वेश्चंस हमने पहले वाली वीडियो में डील कर लिए थे। जैसे क्वेश्चन नंबर 18 मैंने आप लोगों को होमवर्क बोला हुआ था कि नॉर्मल सा क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड लगाना आपके लिए बच्चों वाला काम है। तो आइए इसके आगे का काम आज हम चालू करते हैं। हमारा टारगेट है क्वेश्चन नंबर 34 तक सारे क्वेश्चंस करना। तो बीच में कोई क्वेश्चन हुआ होगा तो वो ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे और ख़त्म करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 19। बेटा, अब आपने तीन मेथड ऑलरेडी सीख लिए हैं। कौन कौन से तीन मेथड है? एक का नाम है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। एक का नाम है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है, ये भी हो गया। और एक का नाम है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। हमने तीनों मेथड कर लिए हैं। हाँ जी सर, बिल्कुल कर लिए हैं। तो अब वर्ड प्रॉब्लम्स चालू हो रहे हैं और वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको पता ही है मैं कैसे कराता हूँ। इक्वेशन बनाने तक का काम मेरा, आगे का काम आपका। ठीक है जी, आइए। फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। सबसे पहले देखो क्या बोला है, टू कॉन्जिक्यूटिव, लेकिन आगे नाम दे रखा है ऑड। ध्यान से बात को समझना। वैसे कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे। अच्छा, ऑड का मतलब क्या होगा दोस्तों? ऑड का मतलब हो गया पहला नंबर 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7। ये कॉन्जिक्यूटिव ऑड है। मतलब नंबर लगातार हों लेकिन ऑड वाले नंबर लगातार हों। हम अपनी जो मेन बात समझने वाली है वो यहाँ पर ये है। अच्छा, मान लो अगर ये आपका x नंबर है तो ये वाला नंबर क्या होगा? x+2 होगा। हर एक के बीच में दो दो का गैप है। मतलब अगर मैं एक नंबर को x मान रहा हूँ तो दूसरे को x+2 मानना पड़ेगा। यहाँ बच्चा गलती कर सकता है। अगर यहाँ वर्ड ऑड नहीं होता तो मैं इसको x+1 बोलता, क्योंकि सब में एक एक का गैप था। बट उसने ऑड बोल रखा है तो इसलिए एक अगर x है तो दूसरा आपका x+2 हो जाएगा। ये बात आपको पता है। अच्छा, टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 290। ध्यान रखना उसने क्या बोला है, सम ऑफ हुज स्क्वायर। मतलब पहले स्क्वायर करो फिर सम करो, ऐसा नहीं पहले सम करोगे फिर स्क्वायर। सम ऑफ हुज स्क्वायर मतलब पहले स्क्वायर करो, इसका भी स्क्वायर करो, इसका भी स्क्वायर करो, अब इनका सम कर दो। तो एक हो गया एक्स स्क्वायर, एक हो गया आपके सामने x+2 का स्क्वायर इक्वल टू 290। यह आ गया एक्स स्क्वायर, यह आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस में 4x इक्वल टू में आ गया मेरा 290। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं। ठीक है जी। तो इसके बाद ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा 4x। 290 को माइनस करोगे यहाँ आकर तो ये हो जाएगा माइनस का 286 इक्वल टू 0। फिर सबको 2 से डिवाइड कर दो, सबको 2 से डिवाइड करो, भेदभाव मत करना, दोनों तरफ करना। तो ये आपकी इक्वेशन बनकर आ जाएगी और इक्वेशन के आगे का काम आपका है, वो बात आपको पता है ऑलरेडी। अच्छा, जैसे आपने सॉल्व करा, x की 2 वैल्यू आ रही है, बताओ मैं -13 क्यों नहीं लूँगा? क्योंकि साफ साफ लिखा था ऑड पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव का मतलब खाली पॉजिटिव वाले लेने, नेगेटिव वालों को निगलेक्ट करना है। मतलब मैं 13 नहीं लूँगा, मतलब एक -13 नहीं लूँगा। मतलब अगर मेरा एक नंबर 11 है तो दूसरा 13 होगा। ठीक है जी। और 11 और 13 आ गए। आप वेरिफिकेशन भी कर सकते हो, जब आप इनका स्क्वायर करके इनको ऐड करोगे तो 290 बनना चाहिए, जो कि बन भी रहा है। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, हमने ये क्वेश्चन पूरा कर लिया। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसको आप कौन सी कैटेगरी में डालोगे? मैं बोलूँगा कैटेगरी बी में डालो, क्योंकि कुछ पार्ट है इसमें जो समझने वाला पार्ट है। ठीक है जी। 20th क्वेश्चन कैटेगरी ए का क्वेश्चन है। बढ़िया क्वेश्चन है, बट इतना बढ़िया नहीं है कि आपको डरा सके। रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइन हुज ब्रेथ इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ। ध्यान से समझना, मैं यहाँ पर फिगर बना रहा हूँ। ठीक है, ऐसे करके रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी ब्रेथ 3 मीटर छोटी है लेंथ से। तो बताओ मैं एक बात कह सकता हूँ, अगर ब्रेथ इसकी x है तो लेंथ हो जाएगी x+3। यही बात उसने बोली है ना, कि जो इसकी चौड़ाई है वो लंबाई से 3 मीटर छोटी है। मतलब अगर चौड़ाई x है तो लंबाई हो गई x+3। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, इट्स एरिया इज टू बी 4 स्क्वायर मीटर मोर। पहले धीरे धीरे करके पढ़ो कि इसका जो एरिया है वो 4 स्क्वायर मीटर ज़्यादा है किससे? देन द एरिया ऑफ पार्क। एक पार्क और है दैट हैज़ ऑलरेडी बीन मेड इन द शेप ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। मतलब एक पार्क और है आइसोसेलेस ट्राइंगल में, उससे 4 मीटर ज़्यादा है इसका एरिया। ठीक है, और जो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है विद इट्स बेस एज द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। ध्यान से समझना, ये रेक्टेंगुलर पार्क है और इसकी जो ये ब्रेथ है इसी के ऊपर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल की शेप में एक पार्क और बना हुआ है। ठीक है, कि ये जो ब्रेथ है यही उस ट्राइंगल की बेस है।
अच्छा जी, चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी आपको ऑल्टीट्यूड गिवन है 12। भाई साहब ऑल्टीट्यूड दे दी, मेरा तो काम ही खत्म। मैं थोड़ा सा 12 बाहर लिख रहा हूँ ताकि बड़ा बड़ा आपको देखे। ये ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट, हाइट दे दी मतलब मेरा काम खत्म। आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला बताओ एरिया का। आपने हिरॉन्स फार्मूला क्लास 9th में पढ़ा होगा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का तो सर अलग फार्मूला होता है। मैं कह रहा हूँ भाई अलग क्यों लगा रहा है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, जब तेरे को ऑल्टीट्यूड दे दिया और तेरे पास बेस है तो सीधा एरिया निकाल हाफ बेस हाइट से, क्योंकि ऑल्टीट्यूड तो 90 डिग्री बनाता ही है। तो इसका एरिया आएगा हाफ, बेस है आपका पूरा, पूरा बेस लूँगा x और हाइट आपकी लूँगा 12, x इंटू 12। तो 2 से ये कट जाएगा 6, मतलब इसका तो एरिया मेरा 6x निकल कर आ गया। सर समझ आ गया, एकदम क्रिस्टल क्लियर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब ब्रेथ है x और लेंथ है x प्लस 3, तो इसका एरिया हो गया मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अब पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन में वो क्या कह रहा था। तो बेटा ध्यान से समझना क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का जो भी मेरा एरिया है, अगर मेरे को इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल के पार्क के इक्वल रखना है तो मेरे को इसमें 4 जोड़ना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखना। क्यों, उसने क्या बात बोली थी, रेक्टेंगल का एरिया 4 ज़्यादा है ट्रायंगल से। मैं ऐसे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ट्रायंगल से, तो बेटा ट्रायंगल में 4 जोड़ूंगा ना अगर मेरे को इन दोनों को बराबर लेकर आना है तो। इसमें तो 4 ऑलरेडी गिवन है। उसने बोला रेक्टेंगल बड़ा है मेरा ट्रायंगल से, ऐसे समझो ये रेक्टेंगल का एरिया आ रहा है। मैं बस एक फिगर से बताना चाह रहा हूँ कि रेक्टेंगल का एरिया इतना बड़ा है और यह आपका ट्रायंगल का एरिया है। रेक्टेंगल का एरिया इससे 4 ज़्यादा है, तो मैं इसको बढ़ाऊंगा ना, और अगर मेरे को इसको इक्वल लाना है तो इसीलिए मैंने ट्रायंगल को बढ़ाया 4 से, ट्रायंगल के एरिया को 4 से बढ़ाया और ये रेक्टेंगल का एरिया। बस अब इसको सॉल्व कर दो। एक्स स्क्वायर प्लस में कितना आएगा 3x माइनस 6x, तो ये हो जाएगा माइनस का 3x माइनस 4 इक्वल टू में 0। इक्वेशन बन गई, सॉल्व करना आपका काम है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ठीक है जी। तो आइए इसी के साथ कैटेगरी ए का क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, हमने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन का नंबर है 21। क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ना। फाइंड द रूट ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट। उसने रूट के आगे एक बात लिखी, रूट जब निकालना जब एग्जिस्ट कर रहे हों यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सर एक बात बताओ, एग्जिस्ट क्यों लिख रहा है भाई? एग्जिस्ट इसलिए लिख रहा है क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा कहता है x की वैल्यू होगी माइनस बी प्लस माइनस रूट में d अपॉन में 2 है। तो d मेरा नेगेटिव नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर d ही मेरा नेगेटिव आ गया तो रूट तो एग्जिस्ट करेंगे नहीं। तो वो कह रहा है अगर रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो निकालो, अगर d नेगेटिव है तो क्वेश्चन को वहीं छोड़ देना। अच्छा, फर्स्ट पार्ट इसका आप कर सकते हो, बड़ा सिंपल है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम समझ चुके हैं। सेकंड पार्ट आप कर सकते हो, थर्ड पार्ट आप कर सकते हो, तीनों पार्ट आप कर सकते हो। बट हर एक में पहले डी निकाल देना। डी अगर किसी भी क्वेश्चन का नेगेटिव है, अगर डी किसी भी क्वेश्चन का नेगेटिव है तो मेरे को एक बात तो पता चल गई, उसके रूट ही एग्जिस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि डी रूट के अंदर आता है और रूट के अंदर नेगेटिव हो नहीं सकता। ठीक है, तो फर्स्ट में आपका डी जब आपने निकाला तो पॉजिटिव आ रहा है, सेकंड में डी ही नेगेटिव आ गया, मतलब मैं आगे क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं करूंगा। इसलिए ये वाला पार्ट इसका अच्छा था, कुछ नई बात सीखने को मिली। और थर्ड में डी जीरो आ रहा है, हमने कंक्लूजन निकाला था जब जब डी जीरो होता है तो दोनों वैल्यू सेम आती है रूट्स की, ऐसा भी हमने क्वेश्चन करके देखा था। ठीक है जी। 22 क्वेश्चन 22 में कह रहा है इस इक्वेशन का रूट निकालो। अब उसने नहीं बोला दोस्तों कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो पहले मैं सॉल्व करूंगा फिर देखूंगा। आइए देखते हैं। पहला पार्ट मैं आपके साथ यहीं बुक में ही सॉल्व कर रहा हूँ, इसलिए इसको छिपा रहा हूँ ताकि आप यहाँ से ना देखो, पहले मेरे को समझो। ठीक है, ये दे रखा है x नॉट इक्वल टू 0। क्यों दे रखा है, इसका लॉजिक मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ, क्योंकि पहले वीडियो में दे रखा है लीनियर इक्वेशन वाली वीडियो में कि x यहाँ डिनोमिनेटर में आ रहा है और अगर डिनोमिनेटर में 0 हो गया तो वो नॉट डिफाइन कहलाता है, इसीलिए x को नॉट 0 दे रखा है। तो इसको तो आप पढ़ो भी मत, ये दे दिया। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, एलसीएम लो। एलसीएम क्या आएगा, x। क्यों, क्योंकि यहाँ 1 है यहाँ x है, तो एलसीएम आया x। 1 इंटू एक्स मतलब x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 मतलब 1 इंटू 1 हो गया 1 इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3x, तो इक्वेशन बनकर आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। आगे का काम आपका है, आपको पता है, चाहे तो इक्वेशन आप चेक भी कर सकते हैं। अच्छा सर, क्या ऐसे हम इसकी इक्वेशन बना सकते हैं? हाँ जी बेटा, बिल्कुल बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। इसको भी लिख लेते हैं, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इक्वल टू 3। फिर से हमें इस बात को नहीं पढ़ना, लेकिन मैं इसको एक बार आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। x 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि 0 के बराबर होगा तो ये वाला जो फ्रैक्शन है नॉट डिफाइन हो जाएगा, और अगर x पॉजिटिव 2 के बराबर होगा तो ये वाला फ्रैक्शन मेरा नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसीलिए मेरे को 0 और 2 को नहीं पढ़ना, मतलब ये वैल्यूज़ इसकी नहीं आनी चाहिए, कोई और वैल्यू आनी चाहिए। इसका कहने का मतलब यही होता है कि इसकी ये वैल्यूज़ नहीं आनी चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो x की वैल्यू ये आ रही है, ठीक है, 0 को छोड़ के कोई भी वैल्यू आ सकती है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए x की वैल्यू 0 और 2 को छोड़ करके कोई भी आ सकती है। अच्छा सर, ये वाला बताओ, एलसीएम ले लो, x माइनस 2 यहाँ जाएगा
माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है ना, क्यों करा? क्योंकि अगर ऐसे अलग अलग नंबर होते हैं तो एलसीएम होता है उन्हीं दोनों नंबर का प्रोडक्ट। अच्छा, अगर उन्हीं दोनों नंबर का प्रोडक्ट है, अब मैं x में क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरा ये नंबर बन जाए, तो x माइनस टू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर भी मैं 1 में x माइनस टू को मल्टीप्लाई करूंगा। x माइनस टू में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि नीचे वाला नंबर बन जाए, तो x माइनस टू में x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 में भी x को मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया इक्वल टू 3। ऊपर माइनस एक्स से पॉजिटिव x मेरा कट जाएगा, तो ऊपर आया -2, नीचे आया मेरा एक्स स्क्वायर माइनस में 2x इक्वल टू 3। ठीक है जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो -2 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3x स्क्वायर माइनस 6x, यही बनेगा ना। तो 3x स्क्वायर माइनस में 6x प्लस में 2 इक्वल टू 0, ये अपनी इक्वेशन बन गई। ठीक है जी, थोड़ा सा घिचपिच हो गया, बाकी आपको समझ तो आ ही गया। 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2। आगे का काम दोस्तों आप ही का है। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हमारी जो इक्वेशन है वो सही बनी है या नहीं। तो इक्वेशन बिल्कुल सही बनी है, यहाँ 2 लगा देना, इक्वेशन अपनी सही बनी है। ठीक है जी, तो इसके बाद अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कैटेगरी ए, क्योंकि डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का कॉन्सेप्ट, अगर किसी बच्चे को डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का कॉन्सेप्ट नहीं आता, लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर में डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम के कॉन्सेप्ट पर अलग से पूरी वीडियो बनी हुई है, आप जाकर वो वाली वीडियो देखिए और उसके बाद ये वाला क्वेश्चन करिए। अच्छा, मोटर बोट की स्पीड इस बार दे दी। हमें पता है डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम में 2 स्पीड होती थी, एक मोटर बोट की और एक पानी की, जिसको हम करंट भी कहते थे, उसकी स्पीड। बोट की तो इसने दे दी और उसने बोला है वो 1 घंटा ज़्यादा लेती है टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम। जाहिर सी बात है ऊपर चढ़ने में टाइम ज़्यादा लगेगा एज़ कम्पेयर टू नीचे। तो कह रही है ऊपर चढ़ने में 1 घंटा ज़्यादा लगता है नीचे डाउनस्ट्रीम आने से। तो कह रही है स्पीड ऑफ स्ट्रीम बताओ, वाटर की स्पीड ही निकालनी है। मैंने बोला इसको x किलोमीटर प्रति घंटा मान लो, लेट कर लो। अच्छा, अगर ये x हो गई तो बताओ अप स्ट्रीम में क्या होता था? अप स्ट्रीम में स्पीड मेरी माइनस हो जाती थी। माइनस क्यों होती थी? क्योंकि ऊपर चढ़ने पे मेहनत ज़्यादा लगेगी तो स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट इसका मैं आपको ऑलरेडी पहले ही दे चुका हूँ। डाउन स्ट्रीम में क्या होता था? दोनों की स्पीड मेरी ऐड हो जाती थी, क्योंकि नीचे आने पे मेहनत कम लगेगी, स्पीड मेरी ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, टाइम की बात करें, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बस ये बात बताओ बेटा, अप स्ट्रीम में टाइम ज़्यादा लगेगा या डाउन स्ट्रीम में? आप खुद सोचो, अगर आप चढ़ाई पे चढ़ रहे हो तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, या आप ढलान से उतर रहे हो तो टाइम ज़्यादा लगेगा? टाइम ज़्यादा लगेगा जब आप चढ़ाई पे चढ़ रहे हो, अप स्ट्रीम वाली बात में, तो यहाँ टाइम मेरा ज़्यादा लगेगा। तो पहले बताओ, अगर मैं फिर से आपको एक बात बताता हूँ, ज़्यादा टाइम में से कम टाइम माइनस करूँ, ज़्यादा टाइम में से कम टाइम माइनस करूँ, तो डिफरेंस मेरे को 1 घंटे का दे रखा है। उसने बोला था 1 घंटा ज़्यादा लगता है ना। तो ज़्यादा टाइम में से कम टाइम माइनस करूँ तो 1 घंटा। ज़्यादा टाइम कब होगा? जब अपस्ट्रीम है। अपस्ट्रीम में होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अपस्ट्रीम का पहले डिस्टेंस देखो कितना है, 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम। तो ज़्यादा टाइम, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्ट्रीम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 24 और अपस्ट्रीम की स्पीड है मेरी 18 माइनस एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं। माइनस कम टाइम, कम टाइम मतलब डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में कितना बोला है उसने? डाउन स्ट्रीम में सेम डिस्टेंस है तो 24 ही होगा, लेकिन नीचे 18 प्लस एक्स हो जाएगा इस बार, क्योंकि स्पीड जो डाउन स्ट्रीम की है वो ये है, यहाँ अप स्ट्रीम की ली थी मैंने, इक्वल टू 1, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, समझ आ गया कैसे बनी? यही इक्वेशन मैंने बस यहाँ बनाकर दिखाई है आपको। ज़्यादा टाइम में से कम टाइम माइनस करो तो 1 घंटा दे रखा है। अब इसको सॉल्व करना तो आपको आता ही है। एलसीएम ले लो, 18 माइनस एक्स, 18 प्लस एक्स। यहाँ 18 माइनस एक्स ऑलरेडी है, तो एलसीएम बनाने के लिए 18 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई होगा। मैं एक काम करता हूँ, 24 को बाहर कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ आ गया 18 प्लस एक्स, क्योंकि 24 दोनों में आ रहा था तो वो बाहर कॉमन ले लिया मैंने। ठीक है, यहाँ 18 माइनस एक्स जाएगा, लेकिन साथ में माइनस है तो दोनों साइन चेंज होंगे, माइनस 18 प्लस एक्स हो जाएगा इक्वल टू 1। अब माइनस 18 से प्लस का 18 कट गया, अंदर बचा x और x हो गए 2x। 2x इंटू 24 करोगे तो ये आएगा 48। ठीक है, नीचे वाला जो भी होगा ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर आएगा ना, तो इधर आएगा a माइनस बी ए प्लस बी, मतलब 18 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, यही बनेगा ना। यहाँ तक कोई भी दिक्कत है तो पहले बता दो, ये 48x है आपका। ठीक है, 18 का स्क्वायर क्या होता है? 324 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ 48x। तो मेरी इक्वेशन क्या बनकर आई? एक्स स्क्वायर को इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस में 324 इक्वल टू 0। बताओ जी, कोई भी प्रॉब्लम? आप अपनी इक्वेशन मैच कर सकते हैं। आगे का पार्ट एज़ यूजुअल हमेशा की तरह आप ही को करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है जी, अच्छा क्वेश्चन है, कैटेगरी ए का क्वेश्चन है। दोबारा बता देता हूँ, कम टाइम, ज़्यादा टाइम में से कम टाइम माइनस करना पड़ेगा। ज़्यादा में से कम माइनस करूँगा तभी पॉजिटिव आएगा। ज़्यादा टाइम लगता है आपका अपस्ट्रीम में, कम टाइम लगता है आपका डाउन स्ट्रीम में, बस डिफरेंस को ले लिया हमने डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगा करके।
इसी के साथ बता दूं 24 क्वेश्चन बेटा आपका होमवर्क है। क्यों? क्योंकि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाना है और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के ऊपर लॉजिक मैं आपको ऑलरेडी दे ही चुका हूं कि 24 क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है जी, तो 24 क्वेश्चन रहा आपके जिम में। 25th क्वेश्चन मैं आपके साथ ऑलरेडी इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ पूरा का पूरा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के हमने ये सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, ये क्वेश्चन अपने साथ हो चुके हैं। तो 25th क्वेश्चन भी आपका हो चुका है ऑलरेडी। जिसने इससे पहले वाली वीडियो देखी है उसका 25th क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया होगा। तो आइए अपन बढ़ते हैं 26th क्वेश्चन पे। अब 26th क्वेश्चन भी आपके जिम में रहा। क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी मैं आपको करा चुका हूँ। फर्स्ट पार्ट तो इसका बहुत ईजी है। सेकेंड पार्ट मैं चाह रहा हूँ एक बार आपको इसकी इक्वेशन खाली अच्छे से बनाकर दिखा दूँ। इक्वेशन होगी फिर से एलसीएम लो, x+4 आएगा, इधर x-7 आएगा, x-7 यहाँ जाएगा, ठीक है, माइनस होगा तो यह आएगा -x-4। इसका लॉजिक मैं आपको दे चुका हूँ। x+4 में क्या मल्टीप्लाई करूँ ताकि एलसीएम बन जाए, तो x-7। x-7 में क्या मल्टीप्लाई करूँ, x+4, तो ऊपर x+4 आया, लेकिन माइनस का साइन था इसलिए साइन चेंज हो गए। इक्वल टू 11/30, -x से पॉजिटिव x गया, ये आ गया -11। नीचे क्या आएगा, नीचे अब आपको बेटा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ a+b a-b नहीं लगेगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो x², पहले x को दोनों से करो -7x, फिर +4 को करो 4x -28, ठीक है। अब बताओ मैं क्या करूँ, माइनस का 11 नीचे हो गया x² माइनस का 3x -28 इक्वल टू 11/30, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 11 इंटू में होगा 30 और इधर होगा 11 इंटू में x² -3x -28। 11 से 11 कैंसिल, चाहे तो इधर डिवाइड लाके काट दो या जैसे भी काट दो। यहाँ बचा माइनस का 30, यहाँ बचा x² -3x -28, तो ये हो गया x² -3x, 30 उधर जाके पॉजिटिव होगा, 30 -28 2 हो गया। तो मेरी इक्वेशन बनकर आनी चाहिए x² -3x + 2 = 0। चेक करते हैं, ये तो बेटा पहले वाले की इक्वेशन है, कंफ्यूज मत होना। x² -3x + 2 आपके अगले पार्ट की इक्वेशन बननी चाहिए जो बिल्कुल सही बन रही है। आगे का पार्ट फिर से आपके जिम में कैसे करना है आप लोग देखिए, क्योंकि सारे मेथड मैं आपको समझा चुका हूं और मैं खुद से चाहता हूं कि एक बार आप लोग ट्राई करें। तो बेटा यही ताकत होती है कॉन्सेप्ट समझने की, ये बात हमेशा ना ध्यान रखना। अगर आपको मैथ्स में कॉन्सेप्ट की पकड़ आ गई तो आप मैथ्स में n नंबर ऑफ क्वेश्चन कर सकते हो, जितने क्वेश्चन चाहो उतने क्वेश्चन कर सकते हो। मेन बात है कॉन्सेप्ट पे अपना हाथ बिठा लो। अच्छा, इसी वजह से कह रहा हूँ, इसके कॉन्सेप्ट की बुक अवेलेबल है, इसीलिए मैंने सारे कॉन्सेप्ट अलग करे, उसकी ई बुक बनाकर मैंने अवेलेबल कराई अमेज़ॉन पे, ताकि हर बच्चा जाके उसको परचेज़ करे और इसके फ़ायदे उठा सके। और जिस बच्चे को पूरा मटीरियल चाहिए कि सर हमें साथ में क्वेश्चंस भी बताओ, किस कॉन्सेप्ट के बाद कौन सा क्वेश्चन करना है, तो बेटा कमेंट करके आप मुझे बताइए, मैं आपके तक बुक पक्की पहुँचाऊँगा। ठीक है जी, तो आइए इसके बाद अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्या कह रहा है एक बार पढ़ लेते हैं। द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज इन ईयर 3 ईयर अगो 5 ईयर फ्रॉम नाउ इज 13, फाइंड हिज प्रेजेंट एज। क्वेश्चन की ना मांग पढ़ा करो बेटा, मांग है प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज को ही x मान लो। अगर प्रेजेंट एज x है तो ये बताओ 3 साल पहले 3 ईयर अगो उसकी क्या एज होगी, x - 3, मतलब अगर अभी 10 साल का तो 3 साल पहले होगा 10 - 3 7 साल का। अच्छा, 5 ईयर फ्रॉम नाउ, ये सारी चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। फ्रॉम नाउ का मतलब होता है ऐड करना, ये हो जाएगा x + 5। अच्छा, वो कह रहा है इन दोनों एज के रेसिप्रोकल का, इन दोनों एज के रेसिप्रोकल का सम, मतलब एक हो गया 1/x - 3, एक हो गया 1/x + 5। ठीक है, ये दे रखा है मेरे को 1/3। ध्यान रखना, ये करेक्शन कर लेना बेटा, यहाँ 13 नहीं है, ये 1/3 है। तो ये इक्वेशन उसने दे रखी है, क्या आप आगे सॉल्व कर सकते हैं? अब तो ऐसे हमने बहुत सारे कर लिए। सर क्या फालतू की चीज़ आप करा रहे हो? नहीं बेटा, मैं क्यों कराऊँ, अब आप लोग खुद ही करिए। आइए, x - 3 x + 5, x + 5 यहाँ जाएगा, प्लस x - 3 आएगा इक्वल टू 1/3। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ऊपर हो गया 2x प्लस में 2। अच्छा, नीचे क्या हो गया, मल्टीप्लाई कर दो, x² प्लस में 5x माइनस में 3x माइनस में 15 इक्वल टू 1/3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 6x प्लस में 6 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका x² प्लस 5 में से 3 गए 2x माइनस 15। तो अब इक्वेशन क्या बनकर आई, x², यहाँ 2x पॉजिटिव है, माइनस का 6x होगा तो ये माइनस का 4x हो जाएगा, -15 -6 माइनस का 21 हो जाएगा इक्वल टू 0। इक्वेशन बनाने तक का काम मेरा, आगे सॉल्व करने का काम आपका। अच्छा बेटा, एक बात और बता दूं, अगर इस क्वेश्चन में मेरा x नेगेटिव आएगा तो मैं नेगेटिव वाली वैल्यू नहीं लूँगा, पॉजिटिव लूँगा। क्यों? क्योंकि मैंने एज को x माना है। बात यहाँ पर ये समझना, एज को मैंने x माना है, तो इस वजह से मेरे को ये बात देखनी है कि मेरे को एज अगर x है तो मैं नेगेटिव वैल्यू कभी भी
नहीं लूँगा, -3 वैल्यू नहीं लूँगा जब सॉल्व करूँगा, सिर्फ पॉजिटिव लूँगा। अच्छा सर एक बात बताओ, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन क्वाड्रेटिक फार्मूला से है तो मेरे को भी क्वाड्रेटिक फार्मूला से करना है? नहीं बेटा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपका क्वेश्चन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हो सके उससे कर लो, फैक्टराइजेशन मेथड से हो सके उससे कर लो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से हो सके उससे कर लो, क्वाड्रेटिक से करना चाहो उससे कर लो। सारे फार्मूलों के आप मास्टर हो, आपको जो अच्छा लगे आप उस मेथड से कर लीजिएगा। तो इसके बाद अब हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 28 क्वेश्चन, ठीक है जी। तो आइए इसके बाद दोस्तों अब हम अपना अगला पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं। इन अ क्लास टेस्ट सम ऑफ शेफाली मार्क इन मैथमेटिक्स और इंग्लिश के मिला करके 30 हैं। बेटा एक बात बताओ, मैथमेटिक्स और इंग्लिश के मिला करके मार्क्स 30 हैं और पहले लास्ट में मांग पढ़ लो, तो मांग यही बोली है दोनों सब्जेक्ट के मेरे को मार्क्स बताने हैं। तो मैंने बोला मैथ्स में नंबर अगर x है तो इंग्लिश में हो गए 30 - x, या आप उल्टे भी मान सकते हो, इंग्लिश में x है तो मैथ्स में 30 - x हो गए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है, आप पेपर में मत लिखना। हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, तो न्यू मार्क्स बताओ कितने होते। वो कह रही है अगर इसके मैथ्स में 2 नंबर ज़्यादा आ जाते, मतलब अब कितने हो गए, x+2 हो गए, और इंग्लिश में 3 मार्क कम हो जाते, यहाँ 2 मार्क्स बढ़े हैं या 3 मार्क्स कम हुए हैं, तो इंग्लिश में बेटा पहले कितने मार्क्स थे 30 - x, और अब 3 मेरे और कम हो गए। तो ये बताओ इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 30 में से 3 गए 27 और पीछे -x चल रहा है। ये इंग्लिश के नंबर हो गए, ये मैथ्स के नंबर हो गए, ये 27 है दोस्तों। अच्छा कह रही है अगर ये सिचुएशन हो जाती तो प्रोडक्ट होता इसके मार्क्स का 210। अब प्रोडक्ट कर दो बस, x+2 इंटू में 27 - x इक्वल टू में 210। इसको सॉल्व कर लो। अब इसको सॉल्व करना तो बेटा बच्चों का काम है, यहाँ पर ये सॉल्व हो भी रखा है, इसीलिए बस मैं नहीं करा रहा। मेरा मेन मुद्दा आपको पता है क्या है, बच्चे को मैथ्स में इंडिपेंडेंट बनाना, ठीक है जी। तो यहाँ तक हो गया ये क्वेश्चन। इसके बाद का क्वेश्चन आपको खुद से ही करना है। अच्छा क्वेश्चन नहीं था, नॉर्मल क्वेश्चन था, कैटेगरी B-C जिसमें आप रखना चाहो उसमें आप रख सकते हो। 29 क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। फिगर बना लो सबसे पहले, जहाँ रेक्टेंगल का फिगर आती है ना, रेक्टेंगल आ गया, ट्रायंगल आ गया, सबसे पहले फिगर बनाओ ताकि आपको क्लियर हो सके कि मेरे को क्या जानना है। द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। बेटा ये देखो, ये रेक्टेंगुलर फील्ड होती है, ये बीच का डायगोनल होता है। वो कह रहा है डायगोनल इसका 60 मीटर ज़्यादा है शॉर्टर साइड से। सबसे शॉर्टर साइड तो ब्रेड्थ ही होती है। अगर ब्रेड्थ मेरी x है तो मेरे को ये पता चल गया ये x+60 होगा। अच्छा, इफ़ लॉन्गर साइड इज़ 30 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड, उसने ये भी बता दी, लॉन्गर साइड का मतलब होता है लेंथ, ये मेरी 30 मीटर ज़्यादा है शॉर्टर साइड से। अगर शॉर्टर x है तो ये 30 मीटर ज़्यादा हो गई। कह रहे हैं सारे की सारी साइडें बताओ। अच्छा अब मैं कैसे निकालूं, मुझे पता है रेक्टेंगल में ये डिग्री 90 होता है। अरे बाप रे सर, अगर ये 90 मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगा लूँ हो जाएगा क्वेश्चन? सर होगा, बिल्कुल होगा, एक नंबर का होगा। सबसे पहले होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल प्लस में होता है बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हो गया x+60 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हो गया मेरा x का स्क्वायर, और बेस हो गया मेरा x+30 का स्क्वायर। बस सर सॉल्व करूं इक्वेशन बन जाएगी? हाँ जी बिल्कुल बनेगी, चेक कर लेते हैं। x+60 का स्क्वायर यहाँ कर रहा हूँ, x स्क्वायर प्लस में आएगा a स्क्वायर प्लस होता है b स्क्वायर मतलब 3600 प्लस में आएगा 2ab, वो हो गया 120x इक्वल टू, ये तो x स्क्वायर ऐसे ही है, x+30 का स्क्वायर खोलो, x स्क्वायर प्लस में आएगा मेरा 900, और 900 के बाद कितना आएगा जल्दी बताओ, 900 के बाद कितना आएगा मेरा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab, तो ये हो गया 60x। बस ये हो गया 2x स्क्वायर x स्क्वायर x स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये x स्क्वायर यहाँ नेगेटिव होगा तो ये आ गया x स्क्वायर, ठीक है। 60x में से 120x आगे माइनस होंगे तो ये आएगा माइनस का 60x, ठीक है। 900 में से 3600 माइनस होंगे तो कितना आएगा बताओ, 900 में से 3600 माइनस होंगे तो 2700 आएगा ना, माइनस का 2700 इक्वल टू 0। आइए बेटा अपनी इक्वेशन मैच कर लेते हैं। क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कैटेगरी बी का है, बस एक पॉइंट ध्यान रखना, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। x स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700, तो बेटा यही आपकी इक्वेशन है, x स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700। आगे का काम अगेन आपका, x की 2 वैल्यूज़ आएंगी तो आप नेगेटिव वैल्यू नहीं लोगे, ये बात ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि आपने x ब्रेथ को माना बेटा, और अगर x ब्रेथ है तो ब्रेथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो मेन बात ना हर क्वेश्चन में आपको ये बात ध्यान रखनी है वर्ड प्रॉब्लम में कि मैं x मान किसको रहा हूँ। मैं जिसको भी x मानूंगा क्या वो नेगेटिव हो सकता है? जैसे नंबर वाले क्वेश्चन में अगर वहाँ पॉजिटिव नहीं लिखा होता तो x की वैल्यू नेगेटिव हो सकती थी, बट एज के क्वेश्चन में या जिस क्वेश्चन में मैं x को डायमेंशन मान रहा हूँ जैसे यहाँ मानी, ये कभी भी मेरी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है जी। तो इसके बाद अपन करते हैं 30th क्वेश्चन। बेटा 30th क्वेश्चन में आपको पहले ही एक बात बता दूं, कैटेगरी ए का क्वेश्चन है, इसको तो अच्छे से सॉल्व करना और कैटेगरी ए में ही रखना हमेशा के लिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए करते हैं।
द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज़ 180। ध्यान से पढ़ना क्या बोला है इस बार उसने, डिफरेंस ऑफ, अगर मैं ये वर्ड हटा दूं तो अगर दो नंबर का डिफरेंस 180 है, मैं एक को x बोल सकता हूँ, एक को x प्लस 180 बोल सकता हूँ, ध्यान रखना। बट यहाँ डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स बोला है तो मैं x और 180 प्लस x नहीं ले सकता। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज़ 180। मैं कह रहा हूँ एक नंबर को x मानो, एक नंबर को x मानो, अदर नंबर को y मानो इस क्वेश्चन में। जब अच्छे से सॉल्व होगा और आपको चीज़ें अच्छे से समझ आएगी। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज़ 180, मतलब इन दोनों नंबर का स्क्वायर कर दो, x का स्क्वायर हो गया x स्क्वायर, y का हो गया y स्क्वायर। कह रहा है इनका डिफरेंस है 180। अब मेरे से यहाँ पर बच्चा एक सवाल पूछ सकता है, सर क्या आपको क्या सपना आया था कि आपने एक्स स्क्वायर को बड़ा नंबर मान लिया, क्योंकि बड़े में से छोटा माइनस करूँगा तभी तो पॉजिटिव आएगा। तो आपको क्या सपना आया था कि x बड़ा नंबर है y छोटा नंबर है? मैंने बोला भाई मैंने लेट करा है, मैंने अजम्पशन मानी है कि x बड़ा है y छोटा है, तभी मैंने बड़े में से छोटे को माइनस करके पॉजिटिव रखा है। अगर तेरे को उल्टा करना है कि तू y को बड़ा मान ले x को कम मान ले तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ क्लियर नहीं है। तो मैंने बोला x बड़ा है, बड़े के स्क्वायर में से छोटे का स्क्वायर माइनस करूँगा तभी पॉजिटिव आएगा। पहली चीज़ ये। अब दूसरा सवाल मेरे से बच्चा पूछेगा, सर ये तो x और y हो गया, जबकि अभी तक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जितने क्वेश्चन करे हैं उसमें तो x होता है खाली या खाली y होता है, तो कैसे करें? मैंने कहा भाई अभी मैंने पूरा क्वेश्चन थोड़ी ना पढ़ा है, अब पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे का। ध्यान से पढ़ना। स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, ध्यान से मुझे बताओ स्मॉलर नंबर मैंने अपने में किसको माना है? y को। तो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, ये पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है, इज़ 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। समझने वाली बात यह है 8 टाइम्स द लार्जर नंबर है, इसका मतलब हो गया इक्वल टू 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। बेटा लार्जर नंबर का स्क्वायर नहीं लिखा, मैं यहाँ स्क्वायर नहीं लगाऊंगा। उसने बोला स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है वो 8 टाइम्स है लार्जर नंबर के, लार्जर नंबर के स्क्वायर के बराबर नहीं बोला। ये दूसरी हो गई। अब बताओ क्या वाई स्क्वायर की ये वाली वैल्यू मैं पहली वाली इक्वेशन में डाल सकता हूँ? हाँ जी सर डाल दो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू 8x, 180 को भी इधर ले आओ, इक्वल टू 0। बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी? अरे बाप रे सर मज़ा ही आ गया, समझ आ गया। मतलब पहले सर, मतलब आपके कहने का मतलब है पहले हम x और y लें, हाँ जी बिल्कुल, फिर y का रिलेशन बना ले और उसकी वैल्यू यहाँ डाल दे तो क्वेश्चन हमारा आसान हो जाएगा। बेटा एग्जैक्टली मैं यही चीज़ कहना चाह रहा हूँ। अब इसके बाद तो क्वेश्चन आपके जिम्मे है, आपको जैसे करना है क्वेश्चन कर लीजिए। x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आई तो y भी आपका आ जाएगा बड़ी आसानी से, कोई प्रॉब्लम वाली बात आएगी नहीं। क्योंकि अगर x की वैल्यू आ गई यहाँ डाल देना, y का स्क्वायर आ जाएगा, y का रूट निकाल लेना, फिर कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं। तो ये वाला क्वेश्चन भी अपना हो गया, कैटेगरी ए का क्वेश्चन है। एक बात आपको यहाँ पर दोस्तों ये भी बता दूँ, हो सकता है मेरी वीडियो फास्ट चल रही हो, आप मेरी स्पीड को नहीं पकड़ पा रहे हो, तो बेटा यूट्यूब में एक ये भी ऑप्शन होता है कि आप मेरी स्पीड को कम कर कर भी देख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो फास्ट लग रही है, मैं भी थोड़ी सी कोशिश करूँगा धीरे बोलूँ, बट बेटा मेरे को एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में वीडियो ख़त्म करनी होती है, इसीलिए हो सकता है मेरी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा हो, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आपको लग रहा हो ऐसा तो वीडियो को स्पीड कम करके भी आप देख सकते हैं। 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है? ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर, डिस्टेंस हो गया 360, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड थी पहले। अब अगर स्पीड 5 किलोमीटर से बढ़ गई तो वो कह रहा है 1 घंटा ज़्यादा लेगा। स्पीड निकालनी है, स्पीड को मैंने माना x किलोमीटर प्रति घंटा। अब बेटा इस चीज़ को हम इतनी बार समझ चुके हैं, जहाँ वो टाइम में डिफरेंस दे दे कि अब टाइम 1 घंटा कम लगेगा, तो मैं क्या करूँगा, मैं हमेशा ज़्यादा टाइम में से कम टाइम माइनस करूँगा और मैं बोलूँगा कि इसका डिफरेंस 1 घंटा मेरे को क्वेश्चन में गिवन है। ज़्यादा टाइम कब होगा? जब स्पीड धीरे होगी। स्पीड धीरे कैसे होगी? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड का फॉर्मूला नहीं होता। ज़्यादा टाइम का मतलब क्या होता है? जब स्पीड धीरे होगी तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है जी। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम है 360, स्पीड मुझे नहीं दे रखी थी, मैंने x मानी है तो यहाँ x हो गई। अच्छा, कम टाइम का मतलब जहाँ स्पीड ज़्यादा होगी, तो डिस्टेंस तो अभी भी 360 है बट अब स्पीड हो गई x + 5। यही बात वो कहने की कोशिश कर रहा था ना। अब देखो यहाँ ज़्यादा टाइम लगेगा ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ स्पीड कम है। यहाँ मेरा कम टाइम लगेगा क्योंकि स्पीड ज़्यादा है, तो ज़्यादा में से कम टाइम को माइनस करने पे 1 आ रहा है। क्या करेंगे दोस्तों, पहले तो 360 को कॉमन ले लो, यहाँ आ गया 1/x, यहाँ आ गया 1/x + 5 इक्वल टू में 1, ठीक है जी। अब 360 को यहीं रखो, अंदर क्या होगा मेरा एलसीएम x + 5, ये हो गया इधर x + 5 माइनस x, एलसीएम लेना अब आपके लिए बच्चों का खेल है, x से x गया तो 360 × 5, ये ऊपर हो गया मेरा 1800 ही आएगा ना, हाँ।
नीचे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 1800 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x, तो ये हो गया बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0। इक्वेशन को सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी। ठीक है जी, आइए चेक कर लेते हैं कि अपनी इक्वेशन सही भी बनी है या नहीं, हमने कोई गलती तो नहीं करी, हमने कोई गलती नहीं करी। 32 क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, 32 क्वेश्चन कैटेगरी ए का क्वेश्चन है। ध्यान से क्वेश्चन को समझना, और इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैं आपको एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बताऊंगा और उसी तरीके से इस क्वेश्चन को हम समझते हुए चलेंगे। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को अपन करते हुए चलते हैं। इस क्वेश्चन के लिए पहले हम क्या करेंगे, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे और फिर क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है जी, तो देखिए क्या लिखा है, पहले मेरे साथ साथ क्वेश्चन को पढ़ लेना। 2 वाटर टैप टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 3/8 आवर्स। पहले इसका मतलब समझो, एक बड़ी सी टंकी है, ठीक है, इस टंकी को 2 नल भर रहे हैं, एक नल का डायमीटर बड़ा है मतलब वो चौड़ा है, तो जाहिर सी बात है इसमें पानी ज़्यादा फैलेगा, और एक का डायमीटर छोटा है मतलब इससे पानी कम आएगा, और ऐसे ऐसे करके भर रहे हैं। तो कह रहा है एक टंकी, एक नल 1 है, एक नल दूसरा है, और दोनों मिलकर टंकी को भरते हैं 9 3/8 आवर्स में। अगर मैं इसको सही से लिखूं तो 8 9 जा 72 मतलब 75/8 आवर्स में पूरी की पूरी टंकी भरती है। अच्छा, क्या लिखा आगे, द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक 10 घंटे लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक। मतलब ये 10 घंटे कम लेता है इससे, अगर अलग अलग टाइम निकाले दोनों का। ठीक है, जाहिर सी बात है अगर ये बड़ा है तो टाइम कम लेगा। मतलब अगर मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि अगर ये x घंटे लेता है तो ये लेगा x प्लस 10 घंटे। बताओ, यहाँ तक तो x माइनस 10 घंटे, सॉरी, ये 10 घंटे कम लेगा। अगर ये x घंटे ले रहा है क्योंकि इसको भरने में देर लगेगी पूरी टंकी को, तो ये 10 घंटे कम लेगा। मान लो ये 25 घंटे ले रहा है तो ये 15 घंटे लेगा पूरी टंकी को भरने में। ये 35 घंटे ले रहा है तो ये 25 घंटे लेगा पूरे को भरने में। अच्छा, अब इसी चीज़ को हम नीचे इक्वेशन वाइज लिखते हैं। मैंने बोला फर्स्ट टैप जो है, मैंने बोला x घंटे में भरता है, तो अदर टैप मेरा कितने घंटे में भर देगा पूरे की पूरी टंकी को, x माइनस 10 घंटे में। अब खाली बेटा मेरे को एक बात बताओ, अगर फर्स्ट टैप पूरी टंकी को x घंटे में भर रहा है तो इन 1 आवर वो कितना भरेगा, 1 आवर में वो कितनी टंकी को भरेगा, तो वो 1/x भरेगा। ये बात ध्यान रखना। एग्जाम्पल देता हूँ, एक टंकी है, आपने नल चला रखा है और 10 घंटे में पूरी की पूरी टंकी भरती है। मैंने आपको बोला बेटा 1 घंटे में तूने कितनी भरी, तो 1 घंटे में आपने 1/10 भरी। बात समझ पा रहे हो ना, 1 घंटे में 1/10, अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे मतलब आपने पूरी टंकी भरी है। आपने एक नल से एक टंकी 5 घंटे में भरी तो 1 घंटे में भरोगे 1/5, 4 घंटे में भरी 1/4। तो अगर वो पूरा x घंटे में भर रहा है तो 1 घंटे में 1/x भरेगा। ऐसे ही दूसरा टैप मेरा 1 घंटे में कितना भरेगा, तो 1/x माइनस 10 इतना वो भरेगा। ठीक है, अब मैंने ये निकाल लिया छोटा वाला नल 1 घंटे में कितना भर रहा है, मैंने निकाल लिया बड़ा वाला नल 1 घंटे में कितना भर रहा है। अब एक बात बताओ, पूरी की पूरी टंकी टोटल इतने घंटे में भर रही है, तो टंकी 1 घंटे में कितनी फुल हो जानी चाहिए, 1/75/8। ठीक है जी, हर एक में आर्स नीचे आ रहे हैं ना, तो यहाँ पर भी टंकी में टंकी दोनों को मिला करके 1 घंटे में कितना भर जाएगी, 1/75/8। तो ये हो गया 8/75, उल्टा हो जाता है रेसिप्रोकल, आपको पता है। ठीक है, अब एक बात बताओ, 1 घंटे में छोटे वाले नल ने इतनी टंकी भरी, 1 घंटे में बड़े वाले नल ने इतनी टंकी भरी, और टुगेदर टंकी 1 घंटे में भर गई 8/75। बताओ इक्वेशन बनी या नहीं बनी, समझ आया कैसे बनी। इसीलिए कह रहा था कैटेगरी ए का क्वेश्चन है, मेरे को आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से बताना था। अगर ये टोटल x घंटे में बढ़ता है तो 1 घंटे में 1/x भरेगा, ये टोटल x माइनस 10 घंटे में बढ़ता है तो ये 1 घंटे में 1/x माइनस 10 भरेगा। अगर पूरी टंकी दोनों को मिला करके 75/8 घंटे में पूरी भरती है तो 1 घंटे में 1/75/8 तो 8/75 भरेगी। बस मैंने इक्वेशन बना ली, छोटे वाले नल का 1 घंटा प्लस बड़े वाले नल का 1 घंटा तो टंकी इतनी भरेगी, और वो मैं निकाल चुका हूँ कि 1 घंटे में टंकी भरेगी कितनी। ठीक है जी, ऐसे मत बोलना कि छोटे वाले नल का 1 घंटा बड़े वाले नल का 1 घंटा तो ये 2 घंटे हो गए। बेटा दोनों साथ में चल रहे हैं तो घंटा तो एक ही लगेगा। अब कुछ नहीं करना, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बस। ठीक है, मतलब एलसीएम लेना है पहले एलसीएम, तो ये आ गया x माइनस 10, यहाँ आ गया प्लस x इक्वल टू 8/75। x कटेगा नहीं, सॉरी, x और x 2x हो जाएगा, 2x माइनस 10, नीचे हो गया x स्क्वायर माइनस 10x, ये हो गया 8/75। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 75 इंटू 2 हो गया 150x माइनस 750 इक्वल टू में हो गया 8x स्क्वायर माइनस में 80x। सॉल्व करूँ, 8x स्क्वायर माइनस 80 माइनस 150, तो ये हो जाएगा माइनस का 230x। तो ये हो गया मेरा 8x स्क्वायर
माइनस का 230x और 150 कितना आएगा बेटा, तो 750 यहाँ पर नेगेटिव है तो यहाँ 750 पॉजिटिव हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है जी, इक्वेशन आपके सामने है 8x² माइनस 230 प्लस 750। आइए पहले इक्वेशन देख लेते हैं। इक्वेशन मेरी बिल्कुल ठीक है, 8x² माइनस 230 प्लस 750। उसको छोटा करा गया है इक्वेशन को, तो अब तो आपको छोटा करना भी आता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है जी, तो एक का आप निकाल लोगे तो दूसरे का तो आप बड़े आसानी से निकाल लोगे। घंटे कितने लगे। आइए जी अगला क्वेश्चन करते हैं। 2 क्वेश्चन और बचे हैं अपने टारगेट के, ख़त्म करें इस वाले पार्ट को। 33 क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस ट्रेन 1 घंटा कम लेती है पैसेंजर ट्रेन से 132 किलोमीटर चलने के लिए। फिर से वही बात आ गई, ज़्यादा टाइम में से कम टाइम माइनस करने पर 1 घंटा आएगा, डिस्टेंस 132 है। वो कह रहा है उस टाइम को मत लेना जब वो स्टेशन पर रुकती है। तो भाई अगर तू नहीं भी लिखता हम तब भी नहीं लेते। तूने लिख कर कौन सी बड़ी बात कर दी, हम तो वैसे भी नहीं लेते अगर तू साइलेंट होता। अच्छा, और नीचे दे दिया एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन 11 किलोमीटर ज़्यादा है पैसेंजर ट्रेन से। मतलब अगर पैसेंजर ट्रेन की स्पीड है x किलोमीटर प्रति घंटा तो एक्सप्रेस ट्रेन की हो जाएगी x + 11। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, बताओ यहाँ कम स्पीड या ज़्यादा स्पीड, तो टाइम ज़्यादा कहाँ होगा, टाइम ज़्यादा ऊपर होगा, टाइम कम नीचे होगा क्योंकि यहाँ स्पीड ज़्यादा है। फिर से वही वाला फॉर्मूला, ज़्यादा टाइम में से कम टाइम माइनस कर दो। पेपर में कैसे लिखोगे आप, ऐसे लिख सकते हो मोर टाइम माइनस लेस टाइम इक्वल टू 1 घंटा, या ऐसे लिख सकते हो टाइम ज़्यादा कब लगेगा पैसेंजर ट्रेन में, तो आप लिखो टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन, हिंदी मत लिख कर आ जाना मार्क्स कट जाएंगे। टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन माइनस टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन इक्वल टू 1 घंटा। ज़्यादा टाइम कब आएगा, जब स्पीड कम है यहाँ x, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 132, स्पीड है x, माइनस 132 अपॉन में x + 11 इक्वल टू 1। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना आपके लिए बच्चों का खेल है, क्योंकि इससे पहले हमने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कर लिए हैं। इस इक्वेशन को ऐसे ही बनाया गया जैसे ये बनी हुई है। ठीक है जी, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका हो गया। इसके साथ अपन एक हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा आज के टारगेट का 34 क्वेश्चन, ये करते हैं और अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं, अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इक्वल टू 468। एक स्क्वायर है जिसकी साइड को मैं x मान लेता हूँ, एक मैंने थोड़ा सा अलग स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर बनाओ, एक मैंने अलग से स्क्वायर ले लिया, इसकी मैंने साइड को y मान लिया। तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा x² क्योंकि साइड स्क्वायर होता है, इसका एरिया होगा दोस्तों y²। वो कह रहा है 2 स्क्वायर के सम है, 2 स्क्वायर के एरिया का सम है 468। ध्यान से पढ़ना, सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर, तो x² मतलब उसका एरिया, इधर इसका एरिया y² इक्वल टू 468। सर ये भी वैसा क्वेश्चन है जैसा हमने पहले करा था कि x और y 2 आ रहे होंगे तो इसको हम चेंज करेंगे। हाँ बेटा बिल्कुल वैसा क्वेश्चन है, अभी करके दिखाता हूँ। ये पहली इक्वेशन हो गई। अच्छा, आगे बोला है इफ़ डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24। इसका पेरीमीटर क्या होगा, इसका पेरीमीटर होगा 4 इंटू साइड 4x, इसका पेरीमीटर क्या होगा 4y। प्रेजेंटेशन आपके पास है, इस टाइम सिर्फ समझने पे फोकस करिए। 4x और 4y कह रहा है इनका डिफरेंस जो है पेरीमीटर का 4x माइनस 4y ये 24 है। फिर बच्चे ने मेरे से बोला सर क्या इस बार फिर सपना आया आपको कि 4x वाला बड़ा स्क्वायर है और 4y वाला बड़ा है। मैं कह रहा हूँ बेटा अगर तेरे को 4y वाला बड़ा लग रहा है उसको आगे लिख दे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आंसर सेम आएगा। अच्छा सर फिर ठीक है। अच्छा 2 इक्वेशन आ गई, पहले एक से x या y की वैल्यू निकाल कर दूसरे में डालता हूँ, तो यहाँ से 4 कॉमन लो, यह आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 24। 4 को उधर भेज दो क्योंकि अब मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। x माइनस वाई की वैल्यू 6, तो x की वैल्यू आ गई दोस्तों y + 6। x की वैल्यू y + 6 है, ऊपर वाली इक्वेशन में डाल दो। x की वैल्यू y + 6 मैंने डाली तो ये हो गया y + 6 का स्क्वायर प्लस y² इक्वल टू 468। अब पूरा y में हो गया a + b² तो a² प्लस में आ गया 36 + 2ab तो ये हो जाएगा 12y प्लस y² इक्वल टू 468। y² हो गया 2y², ये हो गया 12y, और 36 में से 468 माइनस करना है, तो 468 में से 36 गया, 8 में से 6 गए 2, 6 में से 3 गए 3, 432 माइनस का 432 इक्वल टू 0। इक्वेशन मैंने आपको बना करके दे दी है, आगे सॉल्व करना आपका काम है। हो सकता है आपकी इक्वेशन इस वाले आंसर से मैच ना करें क्योंकि जैसा हमने लेट करा है और जैसा इसने लेट करा है उसमें फ़र्क हो सकता है। तो बेटा ये वाली जो इक्वेशन है वो बिल्कुल करेक्ट है और इसके बेसिस पर आप अपना 34th क्वेश्चन कर सकते हैं। कैटेगरी कौन सी रखोगे बेटा, ए कैटेगरी में लिखना है इस क्वेश्चन को। क्यों, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो। प्लीज़ अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, थम्स अप दें इस वीडियो पे, और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन से क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है या आपको वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मैथ्स का अच्छा कंटेंट मिल सके। थैंक यू सो मच। आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए।